आज से मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस डीप डाइव में ना हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मतलब यूरोपियन कंपनियों का भारत में आना। हाँ, और हमारे पास जो ये हैंड रिटन नोट्स है ना, इसमें बहुत सी ऐसी बारीक बातें हैं जो अक्सर अक्सर किताबों में मिस हो जाती हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करने से पहले ज़रा एक चीज़ इमेजिन कीजिए, अगर आप आज किसी बिजनेस में 10 रुपये लगाते हैं और आपको उसके बदले 600 रुपये का रिटर्न मिले। मतलब 60 गुना मुनाफा। हाँ, 60 गुना। तो जाहिर सी बात है ना कि पूरी दुनिया उस बाजार की तरफ भागेगी। और इतिहास में बिल्कुल यही हुआ था। आज हम समझेंगे कि आखिर ये विदेशी कंपनियां भारत आईं क्यों और कैसे उन्होंने अपनी जड़ें जमाईं। सही बात है। और अगर हम नोट्स के पहले पेज का ही रेफरेंस लें, तो कंपनियों के आने का जो क्रम है, जो क्रोनोलॉजी है, वो बहुत कुछ बयां करती है। देखिए, सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए। उन्होंने 1503 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाई। अच्छा। फिर उनके काफी साल बाद 1596 में डच आए, जिन्होंने 1605 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई। फिर 1608 में अंग्रेज आए। और उन्होंने भी मछलीपट्टनम में ही अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है ना, 1611 में। बिल्कुल सही। फिर 1616 में डेनमार्क के लोग आए, जिनकी फैक्ट्री तंजौर में 1620 में लगी। और सबसे आखिर में 1664 में फ्रांसीसी आए, सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई। अरे वाह, मतलब ये जो पूरी लिस्ट है, इससे साफ पता चलता है कि भारत उस समय पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र था। हर कोई बस यहाँ आना चाहता था। हाँ, हर बड़े यूरोपियन देश के लिए भारत पहुंचना एक तरह से रेस बन गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि अचानक यूरोप के लोगों को भारत आने के लिए नए समुद्री रास्तों की जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब व्यापार तो पहले भी हो ही रहा था ना। व्यापार हो रहा था, लेकिन वो जमीनी रास्ते से होता था, जिसे हम सिल्क रूट या लैंड रूट कहते हैं। दिक्कत तब शुरू हुई जब 1453 ईस्वी में अरबों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया मतलब जो आज का तुर्की है। हाँ, इस्तांबुल। अब वो एशिया और यूरोप के बीच का मेन दरवाजा था। जब उस पर कब्जा हुआ तो यूरोप से भारत आने वाला जमीनी रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। अच्छा, इसे अगर मैं ऐसे समझाऊं, ये ऐसा है जैसे आपके शहर का मुख्य हाईवे अचानक किसी ने बंद कर दिया हो। हाँ, बिल्कुल। और अब आपको काम पर जाने के लिए जंगलों और पहाड़ों के बीच से कोई नया और अनजान रास्ता खोजना पड़े। ये बहुत ही सटीक तुलना है। और इसी बंद हाईवे ने, मतलब नए समुद्री रास्तों की इसी मजबूरी ने ही दुनिया में पुनर्जागरण, या जिसे हम रेनेसा कहते हैं, उसको जन्म दिया। मतलब मजबूरी में इनोवेशन हुआ। बिल्कुल। राजाओं ने पैसा लगाया कि भाई कैसे भी करके नया रास्ता खोजो, क्योंकि मसालों की, खासकर काली मिर्च की, बहुत डिमांड थी वहां। लेकिन वो समंदर का रास्ता खोजना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। एकदम नहीं। इसमें बहुत विफलताएं भी मिली। जैसे नोट्स में जो मैप दिया है, उसके हिसाब से 1488 में पुर्तगाल से बार्थोलोनिया डियाज निकले। लेकिन इतनी तेज तूफानी हवाएं थीं कि वो सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी छोर तक, जिसे केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप कहते हैं, बस वहीं तक पहुंच पाए। और फिर हार के वापस लौट गए। हाँ, वो वहीं से वापस लौट गए। और फिर एक वो मशहूर गलती भी तो हुई थी 1492 में, कोलंबस वाली। हाँ, स्पेन से कोलंबस निकले थे भारत खोजने, लेकिन वो रास्ता भटक गए और वो पश्चिम की तरफ चले गए और पहुंच गए न्यू वर्ल्ड, यानी आज के नॉर्थ अमेरिका। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि उन्हें लगा कि उन्होंने इंडिया खोज लिया है, इसीलिए उन्होंने उस जगह का नाम वेस्ट इंडीज रख दिया। और नोट्स में ये भी एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि इसी अमेरिकी भूखंड का नाम बाद में एक और खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर अमेरिका पड़ा। हाँ, तो भारत खोजने के चक्कर में एक पूरा नया महाद्वीप ही खोज लिया गया। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि भारत पहुंचने का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ था। सही कहा। असली सफलता मिली 1497 में, जब लिस्बन से वास्को डिगामा अपने जहाजों के साथ रवाना हुए। वो भी उसी केप ऑफ गुड होप से होते हुए आगे बढ़े, और वहां उनकी मुलाकात एक गुजराती व्यापारी से हुई, जिनका नाम था अब्दुल माजिद। मतलब एक भारतीय नाविक ने उन्हें रास्ता दिखाया। हाँ, अब्दुल माजिद की सहायता से ही वास्को डिगामा हिंद महासागर को पार कर पाए और 17 मई 1498 को भारत के कालीकट पहुंचे। अरे वाह। और वहां पहुंचने पर क्या हुआ? वहां के स्थानीय शासक थे
जिनकी उपाधि जमोरन हुआ करती थी, उन्होंने वास्को डी गामा का बहुत भव्य स्वागत किया। और फिर वही हुआ जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, मुनाफा। बिल्कुल, वास्को डे गामा ने यहाँ से जो मसाले खरीदे और उन्हें जब यूरोप जाकर बेचा तो उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना? यार, व्यापार की दुनिया में 60 गुना मुनाफा कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई आज के टाइम में 10 रुपए लगाकर 600 रुपए कमाए तो पूरी दुनिया उसी बाजार की तरफ भागेगी। और ऐसा ही हुआ। वास्को डी गामा को ही भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है। वो इसके बाद रुके नहीं। 1502 में वो दूसरी बार भारत आए और फिर 1524 में तीसरी बार आए। और अंततः भारत में ही कोचीन के पास उनका निधन हो गया। तो मतलब पुर्तगालियों ने एक तरह से भारत को अपना दूसरा घर ही बना लिया था। हाँ, और व्यापार को पक्का करने के लिए उन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री, या जिसे उस समय कोठी कहते थे, वो स्थापित की। और दूसरी कोठी शायद कन्नूर में थी। बिल्कुल सही। और उनकी इस कंपनी का नाम था एस्तेदो द इंडिया। अब जब फैक्ट्री लग गई तो प्रशासन भी चाहिए था। इसलिए 1505 में पहले गवर्नर बनकर आए फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर नीति लागू की, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब नीले जल की नीति। इसका असल में क्या मतलब था? इसका सीधा सा अर्थ था समुद्र पर नियंत्रण। पुर्तगाली समझ गए थे कि अगर समंदर अपना है तो व्यापारिक एकाधिकार भी अपना ही होगा। उन्होंने बिना उनकी परमिशन के किसी भी दूसरे जहाज को व्यापार नहीं करने दिया। ये तो बहुत चालाकी वाली बात थी। और फिर इसके बाद कौन आया? फिर 1509 में उनके दूसरे गवर्नर आए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्हें भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों? अल्मेडा ने तो नीतियां बना दी थी ना? क्योंकि अल्बुकर्क ने सिर्फ समंदर नहीं, जमीन पर भी फोकस किया। उन्होंने एक बहुत ही अलग नीति अपनाई। उन्होंने पुर्तगाली सैनिकों को भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस घटना ने भारत के इतिहास को बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया, क्योंकि इससे एक स्थानीय सपोर्ट सिस्टम तैयार हो गया। और इसी के दम पर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार कर लिया। मतलब एक व्यापारिक कंपनी ने एक पूरा राज्य ही कब्जा ले लिया। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, और उनका साम्राज्य बस यही नहीं रुका। उन्होंने फारस की खाड़ी में हारमूज जल संधि और दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जल संधि पर भी कब्जा कर लिया। मतलब पूरे रूट पर उनका कंट्रोल हो गया था। बिल्कुल। फिर अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कोन्ना अगले महत्वपूर्ण गवर्नर बने। इन्होंने 1530 ईस्वी में अपना कार्यालय कोचीन से हटाकर सीधे गोवा स्थानांतरित कर दिया। अच्छा, तो गोवा राजधानी बन गया। हाँ, और पूर्वी तट पर भी उनका प्रभाव था। पुर्तगाली लोग बंगाल के चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह या पोर्टो ग्रांडे कहते थे। ये तो रही उनकी विस्तार की बात। लेकिन अगर हम भारत को उनकी देन की बात करें जो नोट्स में लिखा है, तो वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। बिल्कुल। पुर्तगालियों का सांस्कृतिक और कृषि में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे खेती की बात करें तो अफीम, तंबाकू और जो सबसे ज्यादा हैरान करता है, आलू और हरी मिर्च। हाँ, मतलब जरा सोचिए, अगर पुर्तगाली ना आते तो हमारी भारतीय रसोई में आलू और हरी मिर्च का क्या होता। ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि हमारे सबसे आम मसाले असल में हमारे मूल हैं ही नहीं। एकदम सही। और सिर्फ खानपान नहीं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। इसके अलावा वास्तुकला में वो अपने साथ गॉथिक कला लेकर आए, जो आज भी आपको गोवा के पुराने चर्चों में देखने को मिल जाएगी। वाह! और नोट्स में जो 2 विशेष तथ्य दिए गए हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, पहला तो ये कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, लेकिन गए सबसे आखिर में। 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को गोवा से बाहर निकाला गया और फिर गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब आजादी के भी 14 साल बाद। और दूसरा विशेष तथ्य क्या है? दूसरा ये है कि पुर्तगालियों के वे वंशज जो यहीं बस गए थे, उन्हीं को आज हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो ये तो पुर्तगालियों की कहानी थी। लेकिन जाहिर सी बात है, उनका ये भारी मुनाफा देखकर दूसरे यूरोपीय देश भी तो शांत नहीं बैठने वाले थे ना। बिल्कुल नहीं। अब एंट्री होती है डचों की, मतलब नीदरलैंड के लोग, जिनकी भाषा को भी डची कहा जाता है। हाँ, डचों का सफर भी बहुत दिलचस्प है।
1595 ईस्वी में कार्लिनियस हाउटमैन भारत आने वाले पहले डच व्यक्ति थे। हालांकि आधिकारिक आगमन 1596 दर्ज है। और फिर 1602 ईस्वी में डच सरकारी कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद 1605 ईस्वी में उन्होंने मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है, वहां अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया। लेकिन डचों की रणनीति पुर्तगालियों से तो बहुत अलग थी, है ना? बहुत अलग। उन्होंने पुर्तगालियों की तरह भारत को अपना मेन बेस नहीं बनाया। उन्होंने अपना मुख्यालय बाटाविया में बनाया, जो आज का इंडोनेशिया है। अच्छा। हाँ, वे भारत सिर्फ काली मिर्च, मसालों और विशेष रूप से सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए आए थे। मतलब डचों ने भारत पर कब्जा करने के बजाय इसे सिर्फ अपने व्यापार का एक ट्रांजिट पॉइंट या रिसोर्स हब माना। एकदम सही पकड़े हैं आप। उन्होंने यहाँ से कपड़े खरीदे, उन्हें इंडोनेशिया में मसालों के बदले बेचा और मुनाफा कमाया। हालांकि उन्होंने भारत में कुछ किले भी बनाए, जैसे बंगाल के चिंसुरा में उन्होंने गुस्तावूस किले का निर्माण किया और भारत में उन्होंने नागपट्टनम को भी अपना मुख्यालय बनाया था। लेकिन उनका ये सिस्टम ज्यादा लंबा चला नहीं, राइट? हाँ, क्योंकि उनका पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ। अंततः 1759 ईस्वी में बेदारा, या जिसे चिंसुरा का युद्ध भी कहते हैं, उस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को बुरी तरह हराकर भारत से बाहर कर दिया। मतलब डचों का खेल खत्म। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे जमीनी रास्ता बंद होने से एक नई समुद्री दुनिया की खोज हुई। बिल्कुल। पुर्तगालियों ने आकर अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी से समंदर पर कब्जा किया, बहुत पैसा कमाया, और डचों ने आकर एक बिल्कुल ही अलग ट्रांजिट वाली रणनीति अपनाई। लेकिन इस पूरी कहानी में ना, नोट्स के अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है, एक ऐसा विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? हमने देखा कि 1759 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को हरा दिया। अब जरा सोचिए, जो ब्रिटिश व्यापार करने में तीसरे नंबर पर आए, उन्होंने ऐसा क्या अलग किया कि उन्होंने पुर्तगालियों और डचों दोनों को पछाड़ दिया। और न सिर्फ पछाड़ा, बल्कि पूरे भारत पर राज किया। आखिर उनकी रणनीति में ऐसा क्या था? यार, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है, और यही सवाल हमें इतिहास के अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।